जरा सोचिए, एक कंपनी अपने बुनियादी ढांचे का बिजली बिल भरने और कुछ नए सर्वर खरीदने के लिए सीधा अपने 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देती सुनने में तो ये किसी डिस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? एकदम वैसा ही। लेकिन अप्रैल 2026 में सिलिकॉन वैली की ये एक बहुत ही सामान्य और सच कहूं तो कड़वी सच्चाई बन चुकी है। बिल्कुल। तो चलिए इन सारी स्रोत सामग्रियों के आधार पर आज का ये गहन विश्लेषण शुरू करते हैं। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये जो एआई है ना, ये अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का विषय नहीं रह गया है। जी बिल्कुल नहीं। हम सिलिकॉन वैली के बोर्डरूम से लेकर समुद्र की गहराइयों तक और यहाँ तक कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व तक जाने वाले हैं। क्योंकि जो चीजें पहली नजर में अलग लगती हैं, जैसे छटनी, चिप्स और भू राजनीति, वो गहराई में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हम अब तक एआई को सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाले एक कोड की तरह देखते आए हैं। जो कविताएं लिखता है। एकदम सही। लेकिन पर्दे के पीछे ये कोड हमारी भौतिक दुनिया को निगल रहा है। मतलब इसे चलाने के लिए जिस स्तर के हार्डवेयर और भारी भरकम ऊर्जा की जरूरत है ना, उसने वैश्विक नीतियों और रक्षा रणनीतियों तक को पलट कर रख दिया है। तो चलिए इस भौतिक दुनिया के सबसे बुनियादी हिस्से से शुरू करते हैं। मेरा मतलब है माइक्रोचिप्स। हाँ, सबसे जरूरी चीज। वैसे जब भी एआई की बात आती है, लोगों के दिमाग में सबसे पहले एनवीडिया और उनके जीपीयू का ही नाम आता है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन और ये बहुत दिलचस्प है, 2026 के इस साल में जिस कंपनी ने बाजार को पूरी तरह से चौंका दिया है वो है इंटेल। अरे हाँ, इंटेल का जो उछाल है वो वाकई गजब है। मतलब सोचिए, इंटेल के शेयर 120% से ज्यादा ऊपर है। उन्होंने अपने उस पुराने .com युग के जो उनका चरम था ना, उसे भी पार करके एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। और मौजूदा तिमाही के लिए उनका राजस्व लगभग 13.8 से 14.8 बिलियन डॉलर का अनुमानित है। जबकि बाजार का अनुमान मुश्किल से 13 बिलियन डॉलर का था। बिल्कुल। तो ये जो अचानक से उछाल आया है, मतलब हर कोई तो कह रहा था कि एआई की दुनिया में सीपीयू का कोई काम ही नहीं बचा है। फिर ये इंटेल वापस कैसे आ गया? देखिए, यही तकनीक की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम था। लोगों को लगा कि सिर्फ जीपीयू लगा देंगे और काम हो जाएगा। लेकिन असल में एक डेटा सेंटर में आप केवल हजारों जीपीयू लगाकर काम नहीं चला सकते। तो सीपीयू का क्या रोल है इसमें? आप इसे ऐसे समझिए कि जीपीयू भारी भरकम गणितीय गणनाएं तो कर रहा है, लेकिन उसे हर सेकंड टेराबाइट्स डेटा चाहिए होता है। अच्छा। और उस डेटा को सही समय पर सही जगह पहुंचाने का काम सीपीयू करता है। अगर सीपीयू डेटा तेजी से फीड नहीं कर पा रहा है, तो आपके वो अरबों डॉलर के जीपीयूज बस खाली बैठे रहेंगे। ओहो, मतलब इसे ऐसे कह सकते हैं कि सीपीयू एक उस भरोसेमंद बैकअप सिंगर की तरह था जो अचानक से एक ब्लॉकबस्टर शो का मुख्य गायक बन गया है। एकदम सटीक उपमा है। और यही कारण है कि एआई सर्वर के लिए सीपीयू की मांग आसमान छू रही है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक चुनौती भरा सवाल भी है। जी बताइए। इंटेल के जो वित्तीय अधिकारी हैं, डेव जिंसर, उन्होंने खुद माना है कि उनका पारंपरिक पीसी क्लाइंट वर्ग काफी कमजोर हो रहा है। हाँ, क्योंकि दुनिया भर की मेमोरी चिप्स अब सीधे महंगे डेटा सेंटर्स में जा रहे हैं। वही तो क्या पीसी की गिरती बिक्री के बीच इंटेल का ये पूरा पुनरुद्धार, क्या ये एआई सर्वर की एक ही टोकरी में अपने सारे अंडे रखने जैसा जोखिम नहीं है? जोखिम तो है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ एक चिप कंपनी का दांव नहीं है। ये दरअसल आपूर्ति श्रृंखला के राष्ट्रीयकरण का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम है। मतलब आप अमेरिका की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अमेरिका अब इंटेल में एक तरह से सीधा हितधारक बन गया है। ताइवान सेमीकंडक्टर यानी टीएसएमसी के विकल्प के रूप में इंटेल को खड़ा किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि भू राजनीतिक तनाव बहुत बढ़ गए हैं। एकदम सही। और इसी वजह से फाउंड्री में उनके 18A उत्पादन की उम्मीदों में पहली तिमाही के मुकाबले 6 से 7 गुना की वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी उनके टेराफैब यानी 14A के लिए अपना मौन समर्थन दिया है। और शायद इसीलिए बेंचमार्क के विश्लेषक कोडी एरी ने उनका लक्ष्य मूल्य $76 से बढ़ाकर सीधा $105 कर दिया है। हाँ, लेकिन इंटेल के सीईओ लिड भुटा अभी भी जमीन पर हैं। उनका साफ कहना है कि अभी बहुत काम बाकी है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस हार्डवेयर के मुनाफे से एक और कड़ी जुड़ती है। कौन सी? मतलब इंटेल जैसी कंपनियां तो खूब पैसा बना रही हैं, लेकिन ये पैसा आ कहां से रहा है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। हाँ, और इसका जवाब हमें उन टेक कंपनियों की ओर ले जाता है
जो ये हार्डवेयर खरीद रही हैं और इसकी कीमत वो अपने कर्मचारियों की छटनी करके चुका रही हैं। जी, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट का हालिया उदाहरण हमारे सामने है। मतलब सोचिए, मेटा इस साल 135 बिलियन डॉलर का पूंजीगत व्यय कर रहा है। 135 बिलियन! ये कोई छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसके बदले में वो क्या कर रहे हैं? लगभग 8,000 संभावित छटनी और 6,000 खाली पदों को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। जो कि उनके कुल कार्यबल का लगभग 10% है। हाँ, और उनकी रियलिटी लैब्स में तो पहले ही बड़ी कटौतियां हो चुकी हैं। और सिर्फ मेटा ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट भी अपने अमेरिकी कार्यबल के 7% तक को स्वैच्छिक बायआउट की पेशकश कर रहा है। क्या ये एक औरोबोरोस जैसी स्थिति नहीं है? औरोबोरोस? हाँ, वो प्राचीन प्रतीक जिसमें एक सांप अपनी ही पूंछ खा रहा होता है। मतलब टेक कंपनियां उस एआई को खरीदने के लिए इंसानों को निकाल रही हैं जो शायद भविष्य में उन इंसानों का ही काम कम कर दे। काफी दिलचस्प नजरिया है। लेकिन अगर मैं इसे कॉर्पोरेट अर्थशास्त्र के चश्मे से देखूं, तो बात सिर्फ एआई के इंसानों की जगह लेने की नहीं है। तो फिर क्या है? देखिए, जो पारंपरिक सॉफ्टवेयर होता था ना, उसका मार्जिन बहुत ज्यादा होता था। लेकिन ये जो जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, ये बहुत ही कम मार्जिन वाला और भारी लागत वाला काम है। अच्छा, मतलब मुनाफा कम है और खर्च ज्यादा। बिल्कुल। तो अपने मार्जिन को बचाए रखने के लिए और वॉल स्ट्रीट को खुश रखने के लिए उन पर कम लोगों के साथ अधिक काम करने का भारी दबाव है। ये छटनी उसी का नतीजा है। समझ गई। और ये सारी लागत सिर्फ बुनियादी ढांचे तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एआई के इस दौड़ में बने रहने के लिए बिग टेक कंपनियां अब सीधे स्टार्टअप्स में अभूतपूर्व निवेश कर रही हैं। हाँ, गूगल का कदम आपने देखा ही होगा। जी, गूगल एंथ्रोपिक में $10 बिलियन का नकद निवेश कर रहा है। और जानते हैं इसका मूल्यांकन क्या आंका गया है? $350 बिलियन। एकदम सही। और बात यही नहीं रुकती, इसके बाद $30 बिलियन का और निवेश हो सकता है, मतलब कुल $40 बिलियन। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां बहुत स्मार्ट खेल रही हैं। वो कैसे? वो ओपन एआई की तरह अपना खुद का महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसा नहीं फूक रही हैं, बल्कि वो गूगल जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी करके सीधे कंप्यूट पावर हासिल कर रही हैं। ओहो, मतलब मशीन तुम्हारी, दिमाग हमारा। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा टेस्ट आने वाला है 29 अप्रैल को। हाँ, 29 अप्रैल ये तारीख बहुत अहम है। माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेज़न और मेटा, इन चारों की आय रिपोर्ट आ रही है, जो कि बाजार के $15 ट्रिलियन के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। 15 ट्रिलियन! ये रकम इतनी बड़ी है कि ये बाजार के आगे की पूरी दिशा तय करेगी। मुझे तो ये सोचकर ही अचरज होता है कि क्या एआई अब एक ऐसा खेल बन गया है जहां सिर्फ इन 4-5 महाशक्तियों के पास ही खेलने की वित्तीय क्षमता बची है? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। और 30 अप्रैल को तो एप्पल की भी आय रिपोर्ट आने वाली है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प होगी क्योंकि टिम कुक के सीईओ पद छोड़ने की खबर आ चुकी है। बिल्कुल। 1 सितंबर से जॉन टर्निस नए सीईओ होंगे। तो बाजार की नजर इस बात पर भी है कि नेतृत्व बदलने के बाद एप्पल एआई में क्या नया धमाका करता है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस वर्चुअल दुनिया के आंकड़ों से थोड़ा बाहर आते हैं। जी। क्योंकि इन सब एआई मॉडल्स को चलाने के लिए भौतिक दुनिया में बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। हाँ, ऊर्जा के बिना तो ये सब बस लोहे के डब्बे हैं। सही कहा। और इसी वजह से ऊर्जा के नए स्रोतों और रक्षा तकनीक में भारी उछाल आया है। बात करते हैं एक्स एनर्जी के आईपीओ की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। उन्होंने $1 बिलियन जुटाए हैं। $23 पर मूल्य निर्धारण हुआ था और $28 पर खुलने के संकेत मिल रहे हैं। डाउ और अमेज़न इसके प्रमुख समर्थक हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्स एनर्जी जो परमाणु तकनीक ला रही है, वो पूरी तरह से पिघलने से सुरक्षित यानी मेल्टडाउन प्रूफ है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये उन पुराने बड़े परमाणु प्लांट्स जैसी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसमें कंक्रीट और स्टील का बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसे बनाना काफी आसान है। इसे तो हम लेगो सेट्स से जोड़कर देख सकते हैं। लेगो सेट्स? हाँ, मतलब जैसे लेगो के ब्लॉक्स होते हैं ना, जहाँ एक ही मॉडल को कारखाने में बनाकर फिर बार बार कहीं भी जोड़ा जा सकता है। इससे परमाणु ऊर्जा न केवल सस्ती हो जाएगी बल्कि एकदम उबाऊ यानी सुरक्षित हो जाएगी। एकदम सही। और यही वजह है कि उनके पास अभी से 140 यूनिट्स का बैकलॉग तैयार है। और इसमें सरकार भी मदद कर रही है। हाँ, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नियुक्त जो नए एनआरसी चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में नियामक मंजूरी बहुत तेजी से मिल रही है। अच्छा, बिजली के अलावा एक और जगह है जहां एआई भौतिक दुनिया को बदल रहा है और वो है रक्षा क्षेत्र। हाँ, वहाँ तो पूरा खेल ही पलट रहा है। आंद्रेसन होरोविट्ज की एरन प्राइस ने एक स्टार्टअप का समर्थन किया है,
यूलिसिस। जियो, जो स्वायत्त पनडुब्बियां मनाते हैं। बिल्कुल। मतलब सोचिए, एक पारंपरिक मानव रहित पनडुब्बी की कीमत लगभग $5 मिलियन होती है। और यूलिसिस की स्वायत्त पनडुब्बी की कीमत क्या है? मात्र $40 से $60,000। ये अंतर वाकई चौंकाने वाला है। और ये तकनीक ऐसी समय के लिए बनी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो रक्षा विभाग अब पारंपरिक ठेकेदारों से हटकर सिलिकॉन वैली की तरफ क्यों देख रहा है? क्यों? क्योंकि ईरान और होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी और यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया है कि आपको विशाल महंगे जहाजों की नहीं, बल्कि सस्ते, स्वायत्त और एआई संचालित ड्रोन और पनडुब्बियों की जरूरत है। जो बिना इंसान के तेजी से काम कर सकें। बिल्कुल, और जो खो भी जाएं तो करोड़ों का नुकसान ना हो। सही बात है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? ये जितने भी बड़े निवेश हैं, चाहे वो मेटा का 135 बिलियन का खर्च हो या परमाणु ऊर्जा का आईपीओ, इन सबको सस्ते कर्ज और एक बहुत ही स्थिर अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है। हाँ, बिना इसके तो ये सब धाराशायी हो जाएगा। और यहीं पर हमारी कहानी के आखिरी हिस्से की एंट्री होती है, यानी अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व, जहां इस वक्त एक बहुत बड़ा नेतृत्व परिवर्तन चल रहा है। जी। हाल ही में जो न्याय विभाग है यानी डीओजे, उन्होंने फेड के एकल्स भवन के नवीनीकरण में लागत से अधिक खर्च की जो आपराधिक जांच चल रही थी, उसे बंद कर दिया है। हाँ, वो जो डीसी के परमिट, यूनियन, श्रम और महंगाई के कारण लागत बढ़ गई थी। बिल्कुल। और इस जांच के बंद होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप की पसंद केविन वॉल्श, उनके फेड के अगले प्रमुख बनने का रास्ता एकदम साफ हो गया है। और जे पॉवेल का पद छोड़ना लगभग तय है। हाँ, लेकिन केविन वॉल्श के विचार काफी अलग है। वो चाहते हैं कि फेडरल रिजर्व का जो फॉरवर्ड गाइडेंस और डॉट प्लॉट्स का सिस्टम है, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। और हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन फ्रेंच हिल भी उनके इस रुख का समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ मेरा आपसे एक तीखा सवाल है। पूछिए। एक तरफ टेक कंपनियां एआई पर $135 बिलियन का जुआ खेल रही हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि भविष्य में कर्ज की ब्याज दरें क्या होंगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये जो नए फेड प्रमुख आ रहे हैं, ये भविष्य की ब्याज दरों के संकेत यानी फॉरवर्ड गाइडेंस को ही छिपाना चाहते हैं। तो क्या ये अर्थव्यवस्था को आंखों पर पट्टी बांधकर विमान उड़ाने जैसा नहीं बना देगा? देखिए, ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन अगर हम वॉल्श के नजरिए से सोचें तो ये बाजार की ताकतों को वापस प्राथमिकता देने का एक नया तरीका हो सकता है। वो कैसे? मतलब पिछले कुछ सालों से बाजार बहुत आलसी हो गया था। वो अपना दिमाग लगाने के बजाय सिर्फ फेड के शब्दों का इंतजार करता था। अच्छा, तो वॉल्श चाहते हैं कि बाजार खुद की समझ से काम ले। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि फेडरल रिजर्व की हर छोटी टिप्पणी पर निर्भर रहने के बजाय बाजार वास्तविक आर्थिक डेटा और जोखिम का खुद आंकलन करे। तो ये एक तरह से बैसाखी छीनकर बाजार को अपने पैरों पर दौड़ने के लिए मजबूर करने जैसा है। एकदम सही। और भले ही शुरुआत में थोड़ी उथल-पुथल हो, लेकिन लंबे समय में अर्थव्यवस्था के लिए शायद बेहतर ही होगा। बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो आज हमने देखा कि कैसे एआई मशीनों को कोड लिखने से लेकर गहरे समुद्र में पनडुब्बियां चलाने तक सब कुछ सिखा रहा है। हाँ, ये हर क्षेत्र में घुस चुका है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे ये सिस्टम अधिक स्वायत्त होते जा रहे हैं और फेडरल रिजर्व जैसी संस्थाएं अपनी नीतियों को अधिक अप्रत्याशित बनाने की तैयारी कर रही हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या आने वाले कल की अर्थव्यवस्था में सबसे मूल्यवान और सबसे दुर्लभ चीज वही नहीं होगी जो किसी कंप्यूटर चिप में फिट नहीं हो सकती? मतलब मानवीय अंतर्ज्ञान और हमारी वो अप्रत्याशितता जो किसी भी एल्गोरिथम से परे है। शायद भविष्य में यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वाकई ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इन स्रोत सामग्रियों ने वाकई भविष्य की एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प तस्वीर हमारे सामने रखी है।